ओके, कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में अब हम प्रोबेबिलिटी का एक नेक्स्ट अप्रोच आज की क्लास में देखेंगे, वो है थ्योरेटिकल अप्रोच टू अ प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्लास में या क्लास 9th लेवल पर आप ये पढ़कर आ चुके हो कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को एक्सपेरिमेंटल बेस पर कैसे निकालते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने समझा था तो वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए। जब वहाँ पर हमने ये समझा था कि जितने ज़्यादा हम नंबर ऑफ़ ट्रायल्स करते हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट करते हैं, हर बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट के लिए एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आती है। लेकिन जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो वो वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करने लगती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं हेड की प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हम लेकर चलते हैं तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0.5 को अप्रोच करने लगती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था जहाँ पर अलग अलग कंट्री में अलग अलग नंबर ऑफ़ ट्रायल्स किए गए और वहाँ पर हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली गई। जैसे एग्जांपल के लिए फ्रेंच एक पर्सन था, उसने 4040 टाइम्स एक एक्सपेरिमेंट किया, एक ट्रायल किया एक कॉइन के साथ, और उन्होंने हेड वहाँ पर उनको मिले 2048 हेड। अब इतने हेड्स की प्रोबेबिलिटी हमें एक्सपेरिमेंटली निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ट्रायल फेवरेबल टू हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, 0.5 आया। किसी दूसरी कंट्री में, यहाँ पर ब्रिटेन की बात हो रही है, वहाँ पर एक दूसरे पर्सन ने 10,000 टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट किया, एक कॉइन को टॉस किया, और टॉस करने पर वहाँ पर उनको जो नंबर ऑफ हेड मिले वो कितने मिले? 5067। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले उसको देखो, फिर उसके बाद फिर इस वीडियो पर आओ। तो 5067 हेड उनको मिले। अब इतने हेड से जब प्रोबेबिलिटी निकाली 10,000 टाइम में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी बनी। फिर इसके बाद एक और स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने स्टैटिस्टिशियन ने क्या किया कि 24,000 टाइम अपने एक्सपेरिमेंट को और बढ़ा दिया। उन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ ट्रायल्स और ज़्यादा बढ़ा दिए थे। 24,000 टाइम जब किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 0.5005, इतनी प्रोबेबिलिटी बनी। अब बच्चों हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्रोबेबिलिटी के नंबर ऑफ जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते जाते हैं तो वहाँ पर जो हेड की प्रोबेबिलिटी है वो हर बार हमें कितनी मिलती है? 0.5। कितनी मिलती है? 0.5 मिलती है। तो अब अगर मैं सोचूं कि 24,000 टाइम तक तो ठीक है, अगर इससे आगे की मैं बात करूं, जैसे सपोज करो 10 लाख बार अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए तो क्या 10 लाख बार जो हेड की प्रोबेबिलिटी आएगी ट्रायल करने पर वो कितनी रही होगी? तो आप कहोगे कि आप देख रहे हो कि वहाँ पर जो पैटर्न चल रहा है, 4,000 पर 0.5, 10,000 पर 0.5, 20,000 24,000 पर 0.5 को अप्रोच कर रही है ये वैल्यू। सबसे ज़्यादा नियरेस्ट 0.5 के जो आसपास मिलती है वो 24,000 पर मिलती है। अगर मैं इसको 1 लाख कर देता हूँ, 1 लाख कर देता हूँ, तो 1 लाख करने पर ये क्या होगा? 0.5 के और नियरेस्ट पहुँच जाएगी वैल्यू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10 मिलियन पर कितना होगा, 1 करोड़ बार अगर ये ट्रायल किया जाए, अगर ये एक्सपेरिमेंट किया जाए, एक कॉइन के साथ टॉस किए जाए, 10 मिलियन टाइम ये किया जाए, या मैं कहूँ 1 करोड़ बार किया जाए, तो उस केस में हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप कहोगे कि ये जो पैटर्न नज़र आ रहा है कि ये वैल्यू जो है वो किसको अप्रोच करती जा रही है? 0.5 को। तो इसका मतलब 10 मिलियन टाइम भी अगर किया जाएगा टॉस तो वहाँ पर जो वैल्यू है वो लगभग कितनी हो चुकी होगी, या मैं कहूँ पूरी तरह से कितनी हो चुकी होगी? 0.5 हो चुकी होगी। अब हमने 10 मिलियन के लिए एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, लेकिन हमने पैटर्न को देखा और थ्योरेटिकली कह दिया कि वो वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? 0.5। कैसे कहा हमने? ये किसको अप्रोच कर रही है? 0.5 को। ये भी अप्रोच कर रही है 0.5 को, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा अप्रोच कर रही है, जो सबसे ज्यादा क्लोजर है 0.5 के, सबसे ज्यादा नियरर है, वो ये वाली है। और ये वाली कब है? जब इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट किए गए या ट्रायल किए गए। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ते जाएंगे तो हमने ये पैटर्न देखा है कि जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो कितनी होती जाएगी? 0.5 के और क्लोज आती जाएगी। और हम सोच सकते हैं कि 10 मिलियन जब हुआ होगा तो 0.5 हो गई होगी, बहुत ज़्यादा क्लोज चली गई होगी, तो लगभग 0.5 ही हो गई होगी। तो इस तरह से हम बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए थ्योरेटिकल भी इन सब के आंसर दे सकते हैं।
तो इसको कहते हैं हम थ्योरेटिकल अप्रोच किसी भी प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए, जहां पर हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, थ्योरेटिकली ये बात बता दे रहे हैं, किसको देखकर, पैटर्न को देखकर। अब क्वेश्चन बनता है कि हमें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की जरूरत क्यों पड़ी। उसके हमारे पास कुछ कारण थे, कुछ रीजन थे। वो ये थे कि अगर हम कॉइन की बात करते हैं तो कॉइन को टॉस करते रहो, आप 1000 बार कर लो, चाहे 10,000 बार कर लो, 1 लाख टाइम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, घर पे बैठ के आराम से करते रहो। लेकिन क्या एक्सपेरिमेंटल जो अप्रोच है वो सारी प्रोबेबिलिटी पर काम करेगी, सारी प्रोबेबिलिटी उससे निकाली जा सकती हैं? तो आंसर है सब निकाली जा सकती हैं, जितनी भी आप सोच सकते हो। लेकिन क्या आपकी जो सोच है उतने आप सारे एक्सपेरिमेंट कर पाओगे? जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मान लो एग्जाम्पल के लिए कि एक सैटेलाइट लॉन्च होगा और वो सैटेलाइट के लॉन्च होने पर फेल होने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितनी बार लॉन्च करना पड़ेगा तब जाकर उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी होगी, कितनी 10 बार लॉन्च करें तो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 बार सैटेलाइट को लॉन्च करना पड़ेगा, फिर उसका फेलियर की प्रोबेबिलिटी आपको पता चलेगी बाय एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा करने में कितना खर्चा आने वाला है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, हाँ या ना। अगर सपोज करो आपको ये पता करना है कि अर्थक्वेक आने पर, ये एक बिल्डिंग है, अर्थक्वेक अगर 10 बार लेकर हम आ जाएं तो ये 10 बार में से कितनी बार गिर जाएगी। अब ये गिरेगी, हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर अर्थक्वेक लाएंगे, फिर रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये 10 बार अगर अर्थक्वेक आए तो ये बिल्डिंग कितनी बार गिर जाएगी, ये हम प्रोबेबिलिटी पता करना चाहते हैं। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी पता करने के लिए, ऐसी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के लिए तो बच्चों बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। एक बिल्डिंग को बार बार बनाना है, फिर अर्थक्वेक लेके आना है, फिर गिराना है, तो ये सारी चीज़ें करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम भी खर्च होगा प्लस पैसा भी खर्च होगा। तो इसलिए हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को उतना अच्छा नहीं मानते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमने जो नेचुरल फिनोमेना देखे हैं कि कहीं पर अर्थक्वेक आया, वहाँ पर इतनी बिल्डिंग की ये हालत थी और ये बिल्डिंग वहाँ पर गिर गई थी, तो हमने वो डेटा कलेक्ट किया और डेटा के बेसिस पर हमने थ्योरेटिकल उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू कर दी। तो ये बात आपको क्लियर है कि हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्यों नहीं रख रहे हैं, थ्योरेटिकल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच करने में टाइम बहुत लगता है। 20,000 टाइम्स जब इस स्टैटिस्टिशियन ने जब ये किया होगा तो 24,000 टाइम करने में उसको टाइम लगा होगा। और हमने सोचा कि अगर मान लो ये एक्सपेरिमेंट 10 लाख बार अगर रिपीट किया जाए तो तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हम 10 लाख बार अगर करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। बेशक से खर्चा कुछ ना हो लेकिन टाइम तो लगेगा। तो हमें उसको करने की नीड ही नहीं है। जब हमें पता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी किसको अप्रोच कर रही होगी, 0.5 को, तो वो 10 लाख बार जब हम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो चुकी होगी, 0.5 हो चुकी होगी। तो उसको करने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकली आप डायरेक्टली उसका आंसर बता सकते हो। तो इसलिए जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है उससे ज़्यादा बेटर माना जाता है किसको, थ्योरेटिकल अप्रोच को। तो ठीक है, अब इन सबको ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आती है कि थ्योरेटिकल अप्रोच क्यों अच्छी है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजी हम समझते हैं। हम लास्ट क्लास में ये तो समझ चुके हैं कि आउटकम किसे कहते हैं, इवेंट्स किसे कहते हैं हम, है ना, या हम ट्रायल्स किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और वहाँ पर हमने ये भी समझा था कि इक्वली लाइकली आउटकम क्या होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को मैं अगर टॉस करता हूं तो वहां पर दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है। तो हम इस तरह के जो इवेंट हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों ही आउटकम के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल ही है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये कैसा ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, इक्वली लाइकली आउटकम। कैसा है, इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हो, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, या दूसरा एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूं डाई की, थ्रोइंग अ डाई। एक डाई को जब बच्चों हम फेंकते हैं तो वहां पर रिजल्ट क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये, और इनमें से ईच की प्रोबेबिलिटी आप क्लास 9th लेवल पर पढ़कर आए हो कि क्या होती है, 1/6। इसमें से ईच की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। तो जितनी प्रोबेबिलिटी इसकी है उतनी इसकी है, तो हम कहते हैं इक्वली लाइकली है। ऐसे ही 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, अगर 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो
तो अगर हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो मैं कहूँगा कि क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी आने की इक्वल है, इसलिए ये जो इवेंट है, इस तरह के इवेंट क्या कहलाएंगे? इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, तो क्या हम जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या हर बार जो इवेंट होते हैं वो इक्वली लाइकली होते हैं? ये हमें समझना है। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो क्या वो इक्वली लाइकली ही होगा? तो आंसर है नो, ऐसा नहीं है। हम जब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इक्वली लाइकली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक बैग है और इस बैग में सपोज करिए कुछ बॉल्स हैं, उन बॉल्स में 4 बॉल्स रेड बॉल हैं और एक बॉल जो है वो वाइट कलर की है, ऐसी। अब मैं इस बैग में हाथ को डालूं और उसमें से एक बॉल को निकालूं तो किसके बाहर आने की चांस ज़्यादा होंगे? तो आप कहेंगे रेड बॉल के आने के चांस ज़्यादा होंगे। टोटल जो बॉल हैं वो कितनी है? 5, और उसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी अगर निकाली जाए तो वो कितनी आएगी? 4/5। जबकि वाइट बॉल की अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो वो कितनी रहेगी? 1/5। 5 बॉल में से एक। तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल के लिए और वाइट बॉल के लिए वो इक्वल नहीं है, जबकि यहाँ पर कैसी थी? ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी कैसी थी? इक्वल थी। यहाँ पर ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है, तो ऐसे आउटकम क्या कहलाएंगे? नॉट इक्वली लाइकली। नॉट इक्वली लाइकली। ये बात आई समझ में? तो वैसे तो हम ये कहेंगे कि कोई भी रेड बॉल या वाइट बॉल वो तो इक्वली लाइकली होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम हाथ डालें तो हो सकता है रेड बाहर आए या हो सकता है वाइट बाहर आए, लेकिन ज़्यादा चांस किसके हैं? अगर ऐसे आप कहते हो तो आप कहोगे कि रेड की चांस ज़्यादा है। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि एक बॉल बाहर आई तो वो रेड भी हो सकती है या वाइट भी हो सकती है, तो वो इक्वली लाइकली, एक पर्टिकुलर बॉल के लिए हम देखें तो इक्वली लाइकली वो होगा ही होगा अगर हम एक बॉल को बाहर निकालते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस रेड के रहेंगे तो इसलिए हम इसको नॉट इक्वली लाइकली की कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन जितनी भी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे या जितने भी एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये हम अज्यूम करके चलेंगे कि जितने भी ट्रायल्स या जितने भी इवेंट या जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उन सब में हम ये मानकर चलेंगे कि वो सब के सब इवेंट कैसे हैं? इक्वली लाइकली इवेंट हैं। कैसे हैं? इक्वली लाइकली इवेंट हैं। ओके, तो अगर इक्वली लाइकली इवेंट्स को अगर हम थ्योरेटिकल अप्रोच में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होगा? क्लास 9th में हमने ये सीखा था कि ऊपर हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त नंबर ऑफ ट्रायल दैट हैपेंड इन इवेंट ई, और नीचे होते थे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। लेकिन यहाँ पर हम इस इवेंट को थ्योरेटिकल अप्रोच को हम फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि नंबर ऑफ आउटकम जो फेवरेबल हैं ई के लिए। जैसे सपोज करो रेड बॉल की बात की गई आपसे, तो रेड बॉल से फेवरेबल कितने थे यहाँ पर जो रेड बॉल को फेवर कर रहे हैं? तो आंसर है 1 2 3 4, तो उनको आप ऊपर लिख दोगे। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ आपके ट्रायल हैं या जिसको आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, उनको आप नीचे लिख दोगे। तो ये फॉर्म यूज करेंगे अब थ्योरेटिकल या जिसको हम कहते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम क्या है? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद अब हम दूसरी चीज़ों पर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और उन एग्जांपल्स की हेल्प से हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल नंबर 1 लेकर दिखाता हूँ। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जाम्पल 1 2 3 4, जितने भी एग्जाम्पल देखोगे आप हर एग्जाम्पल के साथ साथ प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज को समझते जाओगे। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्पल बिल्डअप होंगे वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपके सामने बिल्डअप होती चली जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ओके, एक कॉइन को टॉस किया, उस टॉस को करने पर मुझे हेड के आने की प्रोबेबिलिटी और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब यहाँ पर कुछ टर्म ऐसे हैं जो प्रोबेबिलिटी में बार बार यूज होते हैं, जैसे कि ट्रायल। अगर मैं बात करूं किसकी? ट्रायल। तो इस क्वेश्चन में ट्रायल बताइए क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है? तो आंसर है कि एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है। कॉइन को क्या किया गया? टॉस। तो यहाँ पर जो ट्रायल किया जा रहा है वो एक्चुअल में क्या है?
टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है ना, ये टॉसिंग अ कॉइन, ये इस तरह से, ओके। अच्छा, अब जो ट्रायल किया गया उसके जो रिजल्ट हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, आउटकम, क्या कहते हैं, आउटकम, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आउटकम क्या होंगे, तो हेड आएगा और टेल आएगा, ये, तो ये इसके आउटकम कहलाएंगे, ठीक है। अब इवेंट की बात करूं, इवेंट, तो इवेंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पर जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है वो आपका इवेंट कहलाएगा। जैसे दो इवेंट हमें बोले गए हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, एक तो ये हो गया गेटिंग अ हेड, तो ये हमारा क्या है, इवेंट, गेटिंग अ हेड, एक तो ये इवेंट हमसे पूछा गया है, और एक और पूछा गया है गेटिंग अ टेल, ठीक है, तो ये भी एक इवेंट है, गेटिंग अ टेल, ओके। ये दो मैंने आपके सामने लिख दिए, ठीक है। अब गेटिंग अ हेड, ऐसे कितने आउटकम हैं जो गेटिंग अ हेड को फेवर करते हैं, तो आंसर है एक। जब एक कॉइन को टॉस किया गया तो या तो हेड आता है या टेल आता है, उसमें से हेड कितनी बार आता है, एक बार, तो यहाँ पर जो इसके फेवर में जो आउटकम है वो कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो गेटिंग अ हेड के फेवर में जो आउटकम है वो कितने हैं, 1, नंबर ऑफ आउटकम इसके फेवर में मैंने लिख लिया है यहाँ पर, कितने हैं, 1, ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो हमारे पास बच्चों कितने हैं, 2, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 2 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 हो गए। अच्छा, गेटिंग अ हेड के लिए नंबर ऑफ आउटकम, हेड कितने पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है। अच्छा, गेटिंग अ टेल, इसके लिए नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, तो यहाँ पर लिख लो नंबर ऑफ आउटकम दिस इज इक्वल्स टू 1। टेल के लिए भी नंबर ऑफ आउटकम कितने, ऐसे कितने आउटकम है, 2 आउटकम है ना टोटल आपके, उसमें से कितने आउटकम ऐसे हैं जिन पर टेल आ रहा है, तो आंसर है 1 आउटकम। अब ऐसे इवेंट जिनके लिए नंबर ऑफ आउटकम 1 होता है, जिनके पास केवल एक आउटकम होता है, ऐसे इवेंट जिनके पास केवल एक आउटकम होता है, ऐसे इवेंट एलिमेंट्री इवेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, एलिमेंट्री इवेंट। तो इसका मतलब गेटिंग अ हेड इस क्वेश्चन में है ना, और गेटिंग अ टेल, ये दोनों किस तरह के इवेंट हैं, तो आंसर है क्योंकि इनके पास एक एक आउटकम है सिर्फ, तो जिनके पास एक एक आउटकम होता है ऐसे इवेंट का नाम हम क्या रखते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, जिनको समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ क्वेश्चन को कर लेना तो आपको पता है बहुत आसान होता है प्रोबेबिलिटी में, टोटल नीचे रखो, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी उसको ऊपर रखो, क्वेश्चन हो गया, बात खत्म। प्रोबेबिलिटी चैप्टर इसीलिए सबसे आसान लगता है, लेकिन इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उनको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, कौन सी चीज किसको बताती है। जैसे यहाँ पर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, कौन सा ट्रायल, जो भी आप एक्शन कर रहे हो उस एक्शन को हम क्या कहते हैं, ट्रायल। उस एक्शन से जो रिजल्ट आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आउटकम, ठीक है। उन आउटकम में से जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उस आउटकम को या ग्रुप ऑफ आउटकम को हम क्या कहते हैं, इवेंट। अब ऐसे इवेंट जिनके फेवर में सिर्फ एक आउटकम होता है, ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम, ये फॉर्मूला याद कर लो, फेवरेबल टू टी। जो भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसके फेवर में जो भी नंबर ऑफ आउटकम है वो ऊपर लिखे जाएंगे, और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम वो आप नीचे लिखोगे, ठीक है। तो अगर बच्चों हम हेड की मान लो बात कर रहे हैं, हेड की प्रोबेबिलिटी निकालने की, अगर हमारा इवेंट क्या है, हेड है, हेड, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड के फेवर में नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 1, मतलब ऐसे आउटकम कितने हैं जिन पर हेड लिखा होता है, तो आंसर 1, तो ऊपर 1 लिखोगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 2, तो ऊपर 2 नीचे 2 लिखोगे। तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। सिमिलर फॉर टेल, टेल की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर जो इवेंट है हमारा वो कौन है, टेल। अब टेल के फेवर में कितने नंबर ऑफ आउटकम है, 1, तो उनको ऊपर लिखोगे, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 2, उनको नीचे लिखोगे, इस तरह से। तो
ये हमारी हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितनी, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, अब इनमें जो नई चीज़ आपने सीखी वो ये कि एलिमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं। ऐसे इवेंट जिनके फेवर में नंबर ऑफ आउटकम 1 होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं प्रॉपर्टी जो आप पहले पढ़कर आए थे, पहले यानी कि पिछली वाली वीडियो में आपने देखा था कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी के लिए जो था, उसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, वो ये कि जब भी आप ये प्रोबेबिलिटी का आंसर निकालते हो, जैसे यहाँ पर आपने आंसर निकाला तो 0.5 आया, यहाँ पर आंसर निकाला ये भी 0.5 आया, तो ये आंसर किसके बीच में लाई कर रहा है। अगर नंबर लाइन पर इसको मैं बनाऊं तो किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। 0.5 नंबर लाइन पर कहाँ आता है, 0 और 1 के बीच में। तो एक तो आपने ये चीज़ सीख ली कि एलिमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं। ऑल्सो एक प्रॉपर्टी हमेशा आप हर एक क्वेश्चन के साथ देखा करो कि ये कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी का आंसर निकालते हैं तो वो किसके बीच में लाई करती है, लाई बिटवीन 0 एंड 1, है ना। प्रोबेबिलिटी के आंसर किसके बीच में लाई करते हैं, 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर जितने भी हमने इवेंट निकाले हैं, जितनी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली है, अगर उनको ऐड कर दिया जाए तो दोनों का आंसर कितना आता है, 1 के इक्वल आता है। आएगा या नहीं आएगा। जैसे आपने पहला इवेंट लिया हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 0.5। ठीक है, दूसरा वाला जो इवेंट था और टेल, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, वो कितनी आई, 0.5। तो ठीक है, इसको प्लस कर दिया, आंसर कितना आया, 1। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर एलिमेंट, ये दोनों के दोनों कैसे इवेंट है, एलिमेंट्री इवेंट, तो ऑल एलिमेंट्री इवेंट की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी उनका सम ऑलवेज कितना आएगा, 1। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज इक्वल्स टू 1 ऑलवेज। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट आपको याद रखना है। तो इस वाले एग्जाम्पल से 3 चीजें सीखी आपने, मैं फिर से बताता हूं। नंबर 1, ऐसे इवेंट जिनके लिए आउटकम 1 होते हैं उनको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी का आंसर किसी भी इवेंट के लिए 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तीसरा, जितने भी इवेंट निकाले जाते हैं, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हैं, अगर उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कराया जाए तो उनका आंसर कितना आता है, 1। ठीक है, ये हमने इस एग्जाम्पल से समझा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें भी हम प्रॉपर्टी सीखने की कोशिश करेंगे। अ बैग कंटेन अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। ओके, ठीक है। देखो अब बच्चों इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो, सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन में ट्रायल बताओ किसका किया जा रहा है। तो आंसर है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ बॉल हैं एक बैग में और उस बैग में से बॉल को बिना देखे हुए बाहर निकाल रहे हैं। तो हमारा एक्शन क्या है, बॉल को बाहर निकालना। ठीक है ना। तो टेकिंग आउट अ बॉल, टेकिंग आउट अ बॉल, ठीक है, ये वाला एक्शन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक्शन है ये हमारा ट्रायल कहलाएगा। ओके, अब दूसरी बात आती है कि आउटकम, आउटकम की बात करो। तो आउटकम की हम बात करें तो जब हम एक बॉल को निकालेंगे तो उस बॉल को निकालने पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी बॉल बाहर आ सकती हैं। तो एक रेड बॉल है, ठीक है, अच्छा, एक ब्लू बॉल है, एक येलो बॉल है। तो जो टोटल रिजल्ट जो आ सकते हैं, रेड बॉल आ सकती है बाहर, ठीक है, और कैसी बॉल आ सकती है, ब्लू बॉल आ सकती है बाहर, अच्छा, और येलो बॉल आ सकती है। तीनों एक एक हैं, तो या तो रेड आएगी, ब्लू आ सकता है, येलो, ये हमारे आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इवेंट की। ठीक है, इवेंट क्या होते हैं, इवेंट वो आउटकम या ग्रुप ऑफ आउटकम होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाती है। तो किस किस की पूछी गई है, येलो बॉल की पूछी गई है। तो हमारा एक इवेंट हो जाएगा येलो बॉल, ठीक है, एक इवेंट तो हमारा ये हो जाएगा। एक इवेंट हमारा हो जाएगा रेड बॉल, ठीक है, एक इवेंट हमारा हो जाएगा ब्लू बॉल, क्योंकि इन सब की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। ठीक है, अब हमने जो अभी यहां पर पढ़ा वो ये कि इनके ये जो इवेंट है इनकी फेवर में आउटकम कितने कितने हैं। जैसे येलो वाली बॉल कितनी है, येलो वाली बॉल की बात करें तो वो एक है, रेड बॉल एक है, ब्लू बॉल एक है। तो इनके फेवर में जो नंबर ऑफ आउटकम है, नंबर ऑफ आउटकम किसके फेवर में, येलो के फेवर में, तो वो कितने हैं, 1। रेड बॉल के फेवर में कितने हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, ये इसमें से तो एक ऐसा आउटकम है जिस पर रेड बॉल है, तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ आउटकम इस वाले केस में, रेड बॉल के केस में कितने हैं, 1।
अच्छा, ब्लू बॉल के केस में कितनी है, तो इन आउटकम में से कितनी बॉल पर ब्लू लिखा हो या ब्लू कलर की बॉल है, तो आंसर केवल एक आउटकम पर, तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ आउटकम जो कि फेवर में है किसके, ब्लू बॉल के, वो भी 1 है। अब हमें एक चीज समझ आ गई कि अगर कोई भी इवेंट के लिए नंबर ऑफ आउटकम उसके फेवर में 1 हो तो ऐसे इवेंट का नाम हम क्या रखते हैं, तो आंसर है ऐसे इवेंट क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जितने भी इवेंट हैं, क्योंकि उनके नंबर ऑफ आउटकम उनके फेवर में 1 है, इसलिए सारे के सारे इवेंट ये क्या कहलाएंगे, कैसे इवेंट हैं, एलिमेंट्री इवेंट। ये बात आई आपको समझ में, ठीक है। ये बात हमें समझ आती है ट्रायल्स क्या होते हैं, जो एक्शन हम करते हैं उनको ट्रायल के जो रिजल्ट आते हैं, रेड बॉल आ सकती है, ब्लू आती है, येलो आ सकती है, वो आउटकम हो गए। जिन जिन की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो इवेंट होते हैं, और उनके फेवर में अगर नंबर ऑफ आउटकम 1 है तो वो सब एलिमेंट्री इवेंट कहलाते हैं। ओके, नाउ अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, तो आंसर है कि नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल किसके फेवर में, ई के फेवर में, तो वो तो ऊपर लिखे जाएंगे, और नीचे लिखे जाएंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम लिख लो, चलो टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ आउटकम या टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने आए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये हमारे पास हैं कितने, 3, रेड, ब्लू और येलो, 3 आउटकम है। तो अगर मान लो अब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं किसकी, येलो बॉल की, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, तो येलो बॉल के फेवर में कितने आउटकम है, 1, ठीक है। टोटल कितने हैं, 3, तो आंसर कितना आ गया, 1/3, ठीक है। फिर से नंबर ऑफ आउटकम रेड बॉल के फेवर में कितने हैं, अगर मैं रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो रेड बॉल के फेवर में जो आउटकम है वो 1 है ना, रेड एक ही बार तो आ रहा है, और टोटल कितना है, 3, तो 3 नीचे लिख लो। ओके, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल के लिए कितना होगा, फेवर में आउटकम कितने हैं, तो ब्लू बॉल के फेवर में आउटकम 1 है, और टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, ये तो यहाँ पर लिख लिया 3, ठीक है। तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी ईच की। अब ये तो निकालना बिल्कुल आसान था, प्रोबेबिलिटी निकालना, हमने जो चीज़ें समझनी है वो हर बार हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम्पल में, ट्रायल क्या है, यहाँ पर आउटकम क्या है, इवेंट क्या है, क्या ये एलिमेंट्री इवेंट हैं। अच्छा, इसके अलावा हम एक चीज़ और चेक करते हैं इस एग्जाम्पल में, क्या हमारे जितने भी आंसर आए हैं वो सब 0 और 1 के बीच में आए हैं, तो आंसर है हाँ आए हैं। जैसे 1/3 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा आंसर कितना बनेगा, 0.3333 ऐसे बनेगा, है ना। तो ये जो आंसर है वो किसके बीच में लाई करेगा, अगर मैं नंबर लाइन पर बनाऊंगा तो आंसर 0 और 1 के बीच में। तो ये बात एक बच्चों फिक्स हो गई कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 2 प्रॉपर्टी को फॉलो करती है हर क्वेश्चन में। अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं पिछले वीडियो में या आज वाले वीडियो में, कि जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, 0 and 1, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो ये प्रॉपर्टी ऑलवेज फॉलो होती है। दूसरी प्रॉपर्टी एक और है बच्चों जो फॉलो होती है, वो ये कि जितनी भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाली गई हैं उन सब का अगर सम कराया जाए, जैसे 1/3 1/3 1/3 अगर हम ऐड करा दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, इन सबको हम क्या कर दें, ऐड करा दें, तो आपको पता है इनका आंसर कितना आएगा। इनका आंसर बच्चों आएगा हमारे पास किसके इक्वल, 1 के इक्वल। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करो, एलसीएम लो, आंसर 1 आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को करते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसका आंसर ऑलवेज 0 से 1 के बीच में लाई करता है, एक बात। और दूसरी बात ये कि उन सब का सम, जितने भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली गई है, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट थे यहाँ पर, उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर भी देख लिया, ठीक है। यही प्रॉपर्टी हमने एग्जाम्पल पिछले वाले एग्जाम्पल में देखी थी। अच्छा, अब इसके बाद हम अपने एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या हर बार जब भी हम किसी क्वेश्चन को करते हैं तो क्या हर बार एलिमेंट्री इवेंट होते हैं, ऐसा हमेशा होता है? तो और अगर वो एलिमेंट्री इवेंट हैं तो हमें पता है कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए। अगर एलिमेंट्री इवेंट नहीं है
तो क्या उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है? अगर वो एलिमेंट्री इवेंट नहीं है तो क्या उनकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है? इन सबको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज वी थ्रो अ डाई, ठीक है। सबसे पहली चीज जो मुझे सीखनी चाहिए वो ये कि यहां पर ट्रायल क्या किया जा रहा है। ट्रायल वो एक्शन होता है जो हम करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो सपोज वी थ्रो अ डाई, तो थ्रो अ डाई ये हमारा क्या है? ट्रायल। हम क्या ट्रायल कर रहे हैं? हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, ये हमारा ट्रायल है, ठीक है। दूसरी चीज आउटकम की बात करें तो आउटकम की अगर हम बात करें बच्चों, तो एक डाई को फेंकने पर जो आउटकम होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 ये हो सकते हैं वो आउटकम, ठीक है। ये बात भी सर समझ आती है। अच्छा, तीसरी बात इवेंट। तीसरी चीज जो मैं हमेशा सीखना चाहता हूं प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में वो है इवेंट। इवेंट क्या होते हैं? इवेंट हमारे पास वो चीजें होती हैं जो हमसे जिनकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और अब देख लो किस किस की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। ग्रेटर देन 4 ऐसा लिख दिया, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया गेटिंग अ नंबर जो कि कैसा हो? ग्रेटर देन 4। अच्छा, ये एक इवेंट है, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये एक इवेंट हो गया। दूसरा एक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? गेटिंग अ नंबर कैसा? लेस देन और इक्वल्स टू 4। ये दो चीजों की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है और जिन चीजों की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये दो इवेंट है मेरे पास। अब इन इवेंट के फेवर में कौन कितने आउटकम है अब वो हम निकालते हैं। तो गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, इसके फेवर में नंबर ऑफ आउटकम ढूंढो आप कितने होंगे। तो आंसर है कि 4 से बड़े वाले नंबर इनमें से कौन कौन से हैं? तो एक तो 5 मिला और एक 6 मिला, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 2, ठीक है। अच्छा, फिर गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4, तो नंबर ऑफ आउटकम इसके फेवर में हमें कितने मिले? या तो 4 हो या 4 के इक्वल हो या 4 से लेस हो। तो ऐसे कितने हैं? तो 4 के इक्वल वाला ये 4 हो गया, उससे लेस वाला 3 2 और 1 हो गया। तो यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो इसके फेवर में है वो कितने? 1 2 3 4, टोटल 4 है, ठीक है ना। ऊपर वाले में तो ये सिर्फ ये पूछा है ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, नीचे वाले में ये पूछा है कि 4 भी होना चाहिए, इक्वल टू 4 भी होना चाहिए और उससे लेस भी होना चाहिए। तो इक्वल टू 4 तो ये हो गया और लेस देन 4 वाले ये हो गए, तो टोटल कितने आउटकम हो गए? 4, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था कि इस तरह के इवेंट जिनके फेवर में नंबर ऑफ आउटकम 1 होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। क्या आप इनको एलिमेंट्री इवेंट कहोगे बच्चों? तो आंसर है नो, दीज आर नॉट एलिमेंट्री इवेंट। ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, नॉट एलिमेंट्री इवेंट। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अगर ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं है तो क्या ये प्रॉपर्टी जो प्रोबेबिलिटी की होती है कि वो प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, उन प्रोबेबिलिटी का जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए उनका सम 1 होना चाहिए, क्या अब ये उनको फॉलो करता होगा? ये हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये किसके इक्वल होता है? तो आंसर है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल, ठीक है। किसके फेवरेबल में? जो भी इवेंट आप लेकर चले उसके फेवर में जितने भी नंबर ऑफ आउटकम है, अपॉन में क्या? टोटल पॉसिबल आउटकम। ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता है, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम ऐसे, ओके। नाउ नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई के फेवर में। अब आप कौन सा इवेंट लेकर चल रहे हो पहले तो आप ये देख लो। तो चलो मैं जो इवेंट लेकर चल रहा हूं वो है ये वाला, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो यहां पर जो मैं लेकर चल रहा हूं वो गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ये वाला इवेंट लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो इसके फेवर में नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? तो गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 के फेवर में नंबर ऑफ आउटकम 2 हैं, ये वाले 5 और 6। तो ये ऊपर लिखोगे आप और नीचे क्या लिखोगे? टोटल आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपको यहां पर पता चल गए थे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये हमारे पास कितने थे? 6, है ना। 1 2 3 4 5 6 थे।
तो ग्रेटर देन नंबर 4 के लिए प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो कितनी आएगी 2/6। तो आंसर कितना आएगा 1/3 आएगा। ये बात आ गई समझ में। अच्छा अब दूसरा वाला निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। गेटिंग अ नंबर, ये हमारा क्या लिखा हो जाता है यहाँ इवेंट लिखा जाता है ना, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में क्या लिखता हूँ इवेंट, लेस देन और इक्वल टू 4। अब लेस देन इक्वल टू 4 के फेवर में कितनी आउटकम है, तो लेस देन और इक्वल टू 4 के फेवर में यहाँ पर 4 आउटकम है, तो ऊपर लिख लो 4 अपॉन, अच्छा नीचे क्या लिखा जाएगा टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, ये फॉर्मूला है ना, तो 6 और आंसर यहाँ पर क्या आएगा 2/3। अब आप यहाँ पर देखो कि अगर मैं इस चीज को सॉल्व करता हूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो निकल कर कितना आएगा 0.33, और इसका अगर मैं आंसर निकालता हूँ तो ये आंसर मेरे पास कितना आएगा 0.66। तो ये दोनों के दोनों आंसर किसके बीच में लाई कर रहे हैं, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इवेंट एलिमेंट्री हो या ना हो, उनकी प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है, प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन, प्रोबेबिलिटी जो लाई करती है वो किसके बीच में लाई करती है 0 एंड 1 के बीच में। ये बात आ गई आपको समझ में, ठीक। अच्छा दूसरी चीज ये, क्या मैं इन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम किया जाए तो क्या हमारे पास ऐसा होगा कि इन दोनों का सम 1 आएगा, तो आंसर करके देख लेते हैं। जैसे 1/3, एक का आंसर 1/3 आया, एक का 2/3 आया, सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आया 1। तो इसका मतलब ये है कि जो जितने भी इवेंट हैं वो एलिमेंट्री हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी प्रोबेबिलिटी का भी जो सम होगा वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो इन 3 एग्जाम्पल में आपने 2 चीजें समझी, क्या कि जब भी नंबर ऑफ आउटकम किसी भी इवेंट के फेवर में 1 हो तो उसे हम एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे, और वहां पर जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकाली जाएंगी, जितने भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी ऑलवेज, ठीक है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, और वहां पर जितने भी इवेंट होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, ठीक है। दूसरी चीज आपने ये समझ ली, अगर एलिमेंट्री इवेंट नहीं भी है तब भी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, और जितनी भी प्रोबेबिलिटी होंगी उनका सबका सम कितना होगा 1 के इक्वल होगा, जितने भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी उनका सम 1 के इक्वल होगा। अच्छा इसमें एक प्रॉपर्टी और सीख सकते हो आप, वो क्या सीख सकते हो कि जैसे यहाँ पर जो इवेंट थे वो था जैसे गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, और दूसरा इवेंट था गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। तो इस गेटिंग अ नंबर लेस देन 4 को मैं ऐसा कह सकता हूँ कि गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट ग्रेटर देन 4, ऐसा कह सकता हूँ ना। इस वाली इवेंट को हम क्या कह सकते हैं, गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट ग्रेटर देन 4। इसको मैं ऐसे समझता हूँ, देखो हमने 2 चीजों की प्रोबेबिलिटी निकाली, एक हमने निकाला गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। तो कौन से नंबर थे हमारे पास, तो आंसर है वहां पर 5 और 6 ये नंबर मिले थे। अब फिर हमने ऐसा लिखा गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4, लेस देन और इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये हमने लिखा। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये वेरी इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं कि गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4 वो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4। हमारे पास जो टोटल आउटकम होते हैं, टोटल आउटकम किसी भी डाई को फेंकने पर टोटल जो आउटकम आते हैं वो 1 2 3 4 5 और 6 ये हुआ करते हैं। अब इनमें से ऐसे नंबर जो ग्रेटर देन 4 हैं वो कौन से हैं, तो आंसर है 5 और 6, ठीक है, वो यहाँ लिख लिए हमने। अब ऐसे नंबर जो 4 के इक्वल हैं या उससे लेस हैं वो कौन से हैं, तो 4 3 2 और 1 ये वाले हैं। अब इस इवेंट का, ये एक इवेंट है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 आपको पता है, तो इस इवेंट को थोड़ी देर के लिए मैंने ई नाम दे दिया, और इस इवेंट को मैंने थोड़ी देर के लिए एफ नाम दे दिया, ठीक है बच्चों, एफ नाम दे दिया। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो ग्रेटर देन 4 हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो ग्रेटर देन 4 नहीं है। ध्यान से सुनना, यहां पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो ग्रेटर देन 4 हैं, तो मैं इनको ऐसे कह सकता हूं कि यहां पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो ग्रेटर देन 4 नहीं है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 4 नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जो इवेंट है एफ वो नॉट ई के इक्वल हो गया, कि ये जो एफ इवेंट है इसमें जो आउटकम लिखे हुए हैं
वो वाले आउटकम है जो ई में नहीं है। तो एफ वाला इवेंट जो है वो किसके इक्वल हो गया, नॉट ई के, नॉट ई। ये बात फिर से समझो कि हमारा ई वाला जो इवेंट है वो क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, ये 5 6 आ गए। ये वाला इवेंट क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू 4, तो 1 2 3 4 आ गए, ठीक है। अब मैंने कहा जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मैं ऐसे पढ़ता हूं, ऐसे नंबर जो 4 से ग्रेटर हैं। अब फिर मैं इन नंबर्स को देखता हूं तो मुझे इनको मैंने ऐसे पढ़ना शुरू किया, ऐसे नंबर हैं जो 4 से ग्रेटर नहीं है। ये वाले कौन से हैं, जो 4 से ग्रेटर हैं। ये वाले कौन से हैं, जो 4 से ग्रेटर नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हमारा एफ वाला इवेंट है, ये वाला जो इवेंट है, इसको कैसे पढ़ा जा सकता है, नॉट ई। कैसे पढ़ा जा सकता है, नॉट ई। यानी कि जो ई वाला इवेंट है वो ये वाले नंबर्स क्या शो कर रहे हैं कि ये ई वाला इवेंट नहीं है। जैसे यहां पर मैंने कहा कि ये नंबर ग्रेटर देन 4 हैं, तो ये वाले नंबर किसको शो कर रहे हैं कि ये ग्रेटर देन 4 नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया, नॉट ई। ऐसे इवेंट को हम नॉट ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और नॉट ई को दिखाने के लिए हम क्या कहेंगे कि इसका नाम हम ऐसे रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे, ई डैश, नॉट ई। नॉट को दिखाने के लिए हम किससे करेंगे, ई से। इसको हम एक्चुअल में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। तो किसी भी इवेंट के होने को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, तो किसी इवेंट के ना होने को हम किससे डिनोट करेंगे, ई नॉट से, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज कि किसी, जैसे हमने ई की प्रोबेबिलिटी निकाली, ग्रेटर देन 4 वाले की प्रोबेबिलिटी निकाली, तो इसका आंसर बच्चों हमारा कितना आया था, देखो हमने यहाँ पर निकाला था। जब नंबर ग्रेटर देन 4 होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आती है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया कि नंबर जब ग्रेटर देन 4 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, यहाँ पर हमने जब कैलकुलेट किया था तो 2/6 या मैं कहूँ 1/3 आती है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, ओके। अब दूसरा वाला इवेंट था गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो हमने निकाली लेस देन इक्वल्स टू 4 वाली, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 2/3 आई, ठीक है। तो वो भी मैंने लिख लिया कि इवेंट एफ की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 2/3। और एक्चुअल में जो एफ वाला इवेंट है वो किसको शो करता है कि ई वाला इवेंट नहीं हो रहा। मतलब कि अगर ये ग्रेटर देन 4 हैं तो ये किसको शो करते हैं, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 4, तो ये नॉट ई को शो करता है। एफ वाला जो इवेंट है वो नॉट ई को शो करता है। और नॉट ई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से, या ई कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं इसको। तो हम ई पी एफ, एफ की जगह हमने क्या लिखना शुरू कर दिया, ई नॉट, ठीक है। अब इक्वल्स टू 2/3 ऐसे चल रहा है। अब इन दोनों को ऐड कराइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को हमने क्या कराया, ऐड कराया, ठीक है। ऐड कराकर देखा तो कितना आंसर आएगा, 1/3। ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, मतलब 4 के होने की प्रोबेबिलिटी, ग्रेटर देन 4 के होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, और ग्रेटर देन 4 ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 2/3, ठीक है। तो इनको जब हमने ऐड कराया तो आंसर हमारा कितना आया, तो 1 आया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 होने के, 1 के इक्वल होता है। फिर से किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये वो रिजल्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा जब आप प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस करोगे। तो उसमें हमें किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे, और उन दोनों का सम हम ऑलवेज कितना देखेंगे, 1 देखेंगे, ठीक है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लें और उसे 1 में से क्या कर दें, माइनस कर दें, है ना। तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 1 में से उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस करा दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये कैसे निकाला, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ये उधर ले जाकर माइनस में ले गया मैं, तो ये चीज़ किसके इक्वल बचेगी, 1 माइनस पी ई के। तो इसको यूज करोगे आप जब आप एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को करोगे, तो इस कंसेप्ट को भी आप याद रखना, ठीक है। तो जब हमने इस क्वेश्चन को देखा है तो इसमें हमें क्या बात समझ में आई, इसमें हमें ये समझ आया कि नंबर ऑफ आउटकम जो हैं जब भी 1 से ज़्यादा होंगे तो एलिमेंट्री इवेंट नहीं होंगे, एक बात। नंबर 2
कि एलिमेंट्री इवेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तीसरी बात कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाली जाएंगी उन सब का सम कितना होगा 1। और चौथी बात कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम ऑलवेज किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है। ठीक है, इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, अब हम उसमें और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। जैसे अभी तक आपने देख लिया एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, ट्रायल्स क्या होते हैं, आउटकम क्या होते हैं, इवेंट क्या होता है ना। दो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम भी कितना होता है 1 होता है। इसी तरह से हम अपने कंसेप्ट को और बिल्डअप करते जाएंगे। अब हम और ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे और ज़्यादा प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, हम जानते हैं कि अगर हम किसी डाई को फेंकते हैं, एक सिंगल थ्रो ऑफ डाई की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आते हैं, हम जो ट्रायल कर रहे हैं बच्चों, वो क्या कर रहे हैं, थ्रो अ सिंगल डाई, थ्रो अ डाई, ठीक है, थ्रोइंग अ डाई, ये हमारा ट्रायल है। ओके, इसमें जो आउटकम आएंगे वो आपको पता है क्या क्या आएंगे। डाई को फेंकने पर आउटकम आएंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, फिर इसके बाद अब मैं आपको कुछ इवेंट देता हूं। अब सपोज करो मेरे पास, मैंने आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी किसी इवेंट की कि एक इवेंट मैंने आपको दिया गेटिंग 8, ठीक है। इसमें डाई को फेंकने पर 8 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि 8 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जिस इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसका तरीका क्या होता है कि नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ये होता है, और अपॉन में क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नीचे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है, ठीक है। अब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है किस पर, 8 के आने की प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो अब हमें ऐसा आउटकम देखनी है जो नंबर ऑफ आउटकम जो हो जिस पर 8 आता हो। तो हाँ ठीक है, हमने यहाँ पर करना शुरू किया, हमने देखना चेक करना शुरू किया कि 8 कितने पर आ रहा है। हमने देखा ये तो कहीं पर नहीं आ रहा 8, तो इसका मतलब नंबर ऑफ आउटकम 8 के आने के फेवर में कितने हैं, 0, एक भी नहीं है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने हैं, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये हमारे पास हैं कितने, 6, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 6 हैं, और नंबर ऑफ आउटकम जो 8 के फेवर में है वो कितने हैं, 0। तो अगर आपको 8 के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो नंबर ऑफ आउटकम फेवर टू 8 कितने हैं, 0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 6। तो आपका आंसर कितना आया, 0। अगर आपका आंसर 0 आया तो अब आपने एक नया तरह का इवेंट देखा कि आंसर 0 भी आया। अभी तक आप जितने भी एग्जाम्पल देख रहे थे उन सारे के सारे एग्जाम्पल में आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी का आंसर या तो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा था। आपने अभी तक सारे क्वेश्चंस कैसे देखे थे जिसमें प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा था। पहला एग्जाम्पल आपके सामने ऐसा आया जिसमें प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आया, 0 आया। तो इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 भी हो सकता है। और इस तरह के इवेंट जिनके फेवर में नंबर ऑफ आउटकम 0 होते हैं, या मैं कहूं जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ऐसे इवेंट का नाम इम्पॉसिबल इवेंट रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है बच्चों, इम्पॉसिबल इवेंट, ये इस तरह से, ठीक है। तो हमने एक नई चीज समझ ली, ऐसे इवेंट जिनके फेवर में एक आउटकम होता है उसको तो हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। ऐसे इवेंट जिसके फेवर में एक भी आउटकम नहीं होता है, ठीक है, यानी 0 आउटकम होते हैं, ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। या हम कहें जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उन इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अब मैंने आपको एक और इवेंट दिया, सपोज करो गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, ऐसा मैंने आपको एक इवेंट दिया कि आपको एक प्रोबेबिलिटी निकाल कर दिखाओ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। तो 7 से लेस वाले के फेवर में कितने नंबर ऑफ आउटकम है ये हमने निकाला, ठीक है। तो
नंबर ऑफ आउटकम बताओ ढूंढ करके कितने होंगे जो कि 7 से लेस हैं। तो हमने यहाँ पर देखा ये भी 7 से लेस है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सबके सब कैसे हैं? 7 से लेस हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये जितने भी आउटकम हैं सबके सब 7 से लेस हैं, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम इस इवेंट के फेवर में कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो इस इवेंट का हम ठीक है निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर विच इज लेस देन 7, किससे लेस देन? 7 से लेस देन। तो ठीक है, तो ऊपर हमें क्या लिखना पड़ेगा? जो ऐसे नंबर ऑफ आउटकम जो 7 से लेस हैं, तो वो कितने हैं हमारे पास? 6। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने हैं? 6। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1। आया ना? तो जब आप एक डाई को फेंकते हो तो डाई को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आएंगे। अब इन नंबर्स को अगर मैं आपसे पूछूं कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि आप डाई फेंको और नंबर लेस देन 7 आए, तो ये तो श्योर रहेगा। हम क्या रहेंगे? बिल्कुल श्योर रहेंगे, क्योंकि जो डाई पर जो नंबर लिखे होते हैं वो लेस देन 7 ही लिखे होते हैं, 1 से लेकर 6 तक लिखे रहते हैं। तो अगर मैं डाई फेंकूंगा तो हर हाल में फॉर श्योर वहां पर 7 से लेस देन कोई ना कोई नंबर आएगा, ये हम श्योर होंगे। तो ऐसे जो इवेंट होंगे उनका नाम श्योर इवेंट रखा जाएगा कि हम श्योर हैं। अगर आप पूछ रहे हो लेस देन 7 वाला नंबर आएगा या नहीं आएगा डाई फेंकने पर, तो हम कहेंगे हाँ हर हाल में आएगा। तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट। और या इनका दूसरा नाम होता है सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, निश्चित है ये ऐसा होगा ही होगा। तो ऐसे इवेंट का नाम श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट रखा जाता है। किन का नाम? तो ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जो कि जिनका होना निश्चित है, जो होंगे ही होंगे, श्योरली होने वाले हैं, ऐसे इवेंट का नाम श्योर इवेंट होता है। तो आप दो चीजें समझें, ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उन्हें इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उनको हम श्योर इवेंट कहते हैं। अभी तक हम जितने एग्जाम्पल कर रहे थे उनमें हम ये समझ रहे थे कि जब भी प्रोबेबिलिटी का आंसर आता है तो वहां पर आंसर 0 और 1 के बीच में आ रहा था। अब हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी देख लिया जिसमें प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 भी आया और 1 भी आया। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी हम प्रोबेबिलिटी का आंसर निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में तो लाई करता ही है, 0 के और 1 के बीच में तो लाई करता ही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का आंसर, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 के इक्वल भी हो सकता है और 1 के इक्वल भी हो सकता है। तो अगर कभी भी आपसे अब पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कैसा हो सकता है, तो आप अभी तक तो ये कह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, लेकिन अब आप क्या कहने लगे? जब से आपने ये वाला आंसर देखा 0 और 1, तब से आप ये कहने लगे कि प्रोबेबिलिटी का आंसर इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो सकता है या लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। प्रोबेबिलिटी का आंसर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ये अब आपने एक नया आपने रिजल्ट बना लिया। ओके, तो अब तक की क्लास में आप क्या क्या सीख चुके? हमने क्लास 9th लेवल पर जो चीज़ें सीखी थी वो सब थी एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंट करने में, क्योंकि कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जिनका एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए हमने उनकी हिस्ट्री को, उनके पास्ट का जो भी डेटा था उसको कलेक्ट करके और फिर हमने एक पैटर्न देखा और पैटर्न के बेसिस पर उन्हीं एक्सपेरिमेंट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? थ्योरेटिकल में। तो अब हमने जो अप्रोच यहाँ पर आज पढ़ी है वो सबकी सब कैसी है? थ्योरेटिकल अप्रोच है। ठीक है, अब इसमें जो आपने नए टर्म पढ़ लिए वो क्या पढ़ लिए कि जब भी कोई भी एक इवेंट होता है जिसके फेवर में सिर्फ एक आउटकम होता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, नंबर 2 आपने ये पढ़ लिया कि अगर कोई ऐसा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है उसको हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा कोई इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं? श्योर और सर्टेन इवेंट। और क्योंकि हमने 0 और 1 प्रोबेबिलिटी भी देख ली है तो अब हम एक नई चीज पर पहुंच गए कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में तो लाई करता ही है, लेकिन ऑल्सो उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी को क्या लिखना शुरू कर दिया कि प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर, जो भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है या लेस देन और इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। तो ये नंबर्स के साथ जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं वो करना बहुत आसान होता है। अब आपको आगे क्या कराने वाला हूँ? आगे मैं आपको कराने वाला हूँ प्लेइंग कार्ड्स के बारे में।
कार्ड्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक्चुअल में इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 16th सेंचुरी में हुई थी, जहाँ पर एक मैथमेटिशियन के पास एक गेम्बलर आया था, गेम्बलर जुआ खेलने वाला, जो कार्ड्स को जो प्लेइंग कार्ड्स का जो गेम रहता है वो वाला गेम वो खेलता था, और उन दोनों ने मिलकर डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी को, और फिर वहाँ पर उसके बाद प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट की एक बुक लिखी थी 16th सेंचुरी में। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। तो प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं उन पर हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को कैसे समझ सकते हैं, या उन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो प्लेइंग कार्ड्स पर एप्लीकेबल होते हैं प्रोबेबिलिटी के, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।